बैंड सा का तीसरा प्रश्न और इसका क्या है, लिखा है ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या कीजिए। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड की व्याख्या आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा ऊर्जा बैंड, है ना। ऊर्जा बैंड क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में जब अनेक परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उसमें ऊर्जा स्तर विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ऊर्जा बैंड दो प्रकार के होते हैं, एक चालन बैंड और एक संयोजी बैंड होता है। इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अर्थात जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हैं उन्हें हम संयोजी बैंड कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं उन्हें हम चालन बैंड कहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं है परंतु यहाँ चालन बैंड के ऊर्जा स्तर जरूर हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करता है और बीच में ये जो गैप होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसे स्मॉल ईजी से प्रदर्शित करते हैं, एनर्जी गैप। चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, इसकी परिभाषा आप यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। इसका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ख। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के निष्कर्ष बताइए। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखिएगा, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो पहला निष्कर्ष ये है कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए निकल गए, जिससे साबित होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। दूसरा, कुछ अल्फा कण बड़े कोण पर मुड़े और बहुत ही कम ऐसे अल्फा कण थे जो वापस लौट आए। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में एक कठोर और धनावेशित भाग होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। साथ ही साथ इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, नाभिक अत्यंत छोटा है। दोस्तों ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इन्हें आप खुद से भी लिख सकते हैं, काफी ज्यादा कठिन नहीं है। इस वजह से इन चीजों को हम यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे आप आसानी से और जल्दी आप अपना यह जो मॉडल पेपर है जल्दी से सॉल्व कर पाएं, इस वजह से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न जो होगा हमारा न्यूमेरिकल के हिसाब से है, तो इसको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। अब हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 3 का गा हो जाएगा। ठीक है, काफी जबरदस्त प्रश्न होगा ये। यहाँ कह रहा है यदि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संगत दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो, यानी तरंगदैर्घ्य समान है, तो तब दोनों में से किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले गतिज ऊर्जा के रूप में दी ब्रोगली का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर ब्रैकेट 2m और यहाँ पर k होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला, m k होता है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम जानते हैं कि यहाँ पर बात हो रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा p, है ना, प्रोटॉन के लिए, और बराबर है ये लैम्डा न्यूट्रॉन के लिए। ठीक, अब लैम्डा प्रोटॉन के लिए देखिए यहाँ पर आ जाएगा h अपॉन अंडर ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा 2 और m होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पर k आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसे p से करेंगे क्योंकि ये प्रोटॉन के लिए है। यहाँ h जो है वो हमारा प्लांक कांस्टेंट है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं लिखना है, ये बराबर होगा, बराबर। इसी प्रकार से h अपॉन यहाँ पर आ जाएगा मित्रों, यहाँ पर 2m, अब न्यूट्रॉन के लिए है तो यहाँ पर n लिख लेना और ये हो जाएगा k और इंटू n हो जाएगा, h से h कट जाएगा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र mp और ये आ जाएगा kp बराबर, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2mn और ये आ जाएगा kn। यहाँ अगर नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मित्रों। अब हमें यहाँ ये बताना है कि किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी यहीं पर रहने देते हैं kp, इधर से इसको ले आइएगा तो यहाँ हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी n
बराबर यहां पर रहेगा दोस्तों mn अपान इधर से जाएगा mp। ठीक है, अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान एक दूसरे के विपरीत हैं। यहां पर लिख सकते हैं कि लिख लीजिएगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। इस प्रकार से कैसे हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी जिसकी कम है उसका मास ज्यादा है। ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है उसका मास यहां पर हर में है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो ये क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। अब यहां पर हम जानते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है। तो भैया ये बताओ, जो भारी होगा, मोटा ताजा होगा, वो तेजी से थोड़ी ना भाग पाएगा, यानी उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी जिसका द्रव्यमान ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की ज्यादा हो जाएगी, किससे, काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन से। इस प्रकार से इस रिलेशन को आप बता सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। यहाँ पर लिखिएगा अतः न्यूट्रॉन, यहाँ पर लिखना अतः न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई डाउट रहे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हम उसके जवाब देने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि किसी को नहीं आया समझ में। तो हालांकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं समझ में आया तो दिक्कत है, लेकिन मैं फिर उसके जवाब आप लोगों को जरूर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि एक बैटरी से 4 ओम प्रतिरोध तार में धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई बैटरी है उसे 4 ओम के तार में प्रतिरोध धारा प्रवाहित की जाती है। उसी बैटरी से, यानी बैटरी वही है, एक अन्य 9 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों तारों में धारा समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न कर रही है, मतलब समय भी वही है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वह भी वही है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा आंसर नंबर ये हमारा घ हो जाएगा। देखिएगा मित्र, कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले बैटरी वही है, टाइम भी वही है और आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना सेल या बैटरी लिख दीजिए ना, माना बैटरी का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध ऐसे लिखना होता है बाबू, है ना। पेपर में अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, सीखते जाओ। ये आंतरिक प्रतिरोध है। अब हम समझेंगे इस सवाल को। यहां पर देखिएगा, तो अगर ये पता है और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध पता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि धारा I बराबर होगा E अपॉन ये होगा R1 प्लस हो जाएगा स्मॉल r। ठीक, अब क्योंकि 2 प्रतिरोध हैं, यहाँ ये बात भी लिख लीजिएगा पहले, R1 बराबर है 4 ओम और R2 बराबर है कितना, 9 ओम के 2 प्रतिरोध तार हैं। तो I1 बराबर होगा E अपॉन R1 इंटू R प्लस R। क्यों, क्योंकि विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध चेंज नहीं होगा क्योंकि वही बैटरी है। और दूसरे में हम लिख सकते हैं I2 बराबर आ जाएगा मित्रों E अपॉन R2 और प्लस स्मॉल r। ये आप ध्यान रखिएगा।
अब यहां पर लिखिएगा उत्पन्न 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 ऊष्मा, ऊष्मा, ये ऊष्मा लिखिएगा, ऊष्मा समान है, समान है। अतः हम ये कह सकते हैं कि H1 बराबर हो जाएगा मित्रों H2 के बराबर। और ऊष्मा का फार्मूला होता है I स्क्वायर RT के बराबर होता है। तो धारा बदली है, प्रतिरोध बदला है, पर समय नहीं बदला है। इसी तरीके से I2 का स्क्वायर और ये R2 और स्मॉल t हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा मित्र। अब देखो I1 का मान क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो E अपॉन ये आ जाएगा R1 प्लस R स्क्वायर है, तो आप भी स्क्वायर कर लीजिएगा और R1 की वैल्यू लिखना, और यहाँ पर आ जाएगा E अपॉन R2 प्लस R स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R2। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको अलग अलग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा E का स्क्वायर और अपॉन यहाँ पर लिख लीजिएगा R1 प्लस ये स्मॉल r और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इनटू क्या होगा R1, इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पर भी आप अलग अलग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा R2 प्लस स्मॉल r, इसका भी होल स्क्वायर और इनटू लिख लेना R2, इस प्रकार से ये यहाँ से कट जाएगा। अब आप देखना R1 का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो लिख लेना, चाहे R1 का मान यहाँ पर रख दो, कितना है 4 ओम, तो 4 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस R और इसका हो जाएगा मित्रों स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा रखना 9, तो 9 बटे यहाँ आ जाएगा 9 प्लस स्मॉल r और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप क्या करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, इसका दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं मित्रों, ताकि आपके लिए और आसान बन जाए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 बटे 4 प्लस स्मॉल r और इसका पुनः मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। देखिएगा इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या था 4 था, तो 4 को मैं 2 लिख लिया, और यहाँ पर देखो 9 है तो इसको लिख सकता हूँ 3 बटे ये हो जाएगा 9 प्लस r और इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो आप देखो पावर कट जाएगी, तो आपको वर्ग नहीं करना पड़ेगा ना। तो अब देखो ये कट गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 3 का गुणा यहाँ 3 चौके 12 प्लस हो जाएगा 3r बराबर 2 का गुणा 9 दूना 18 प्लस 2r। अब आप इसको इधर भेज दीजिएगा, 3r माइनस 2r बराबर 18, ये उधर चला जाएगा माइनस 12, यहाँ जाएगा 6 और 3r में से 2r चला जाएगा तो स्मॉल r ये बच जाएगा, और यही आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना था, ये ओम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ते हैं।